हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का डिस्कस किया था और साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। यानी कुछ रिएक्शन इसके ओपन चेन से, कुछ प्रॉपर्टीज की ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। नंबर वन, एलियट गिव्स 2,4-DNP test and react with NaHSO4 to form the hydrogen sulfide addition product. However, glucose does not undergo this reaction. यानी ये कह रहा है कि जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो 2,4-DNP टेस्ट देता है, शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है और NaHSO4 के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन ग्लूकोज जो है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, शिफ्ट रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, NaHSO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट तो करता है लेकिन 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। शायद लास्ट क्लास में मैंने भूल से बोल दिया था कि वो 2,4-DNP टेस्ट देता है, तो उसको आप इग्नोर करना, पर मैंने शायद बोला है, जरूरी नहीं है बोला हो। ठीक है, और इसी तरह से जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज है वो डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन यानी NH2OH से रिएक्ट नहीं करता है। दिस इंडिकेट दैट अ फ्री CHO ग्रुप इज एब्सेंट फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ ध्यान कैसे गया, तो इन दोनों रीजन की वजह से हमको लगा कि ग्लूकोज के कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आएगा। बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्लोज, और फिर क्लोज में 2 पार्ट होते हैं। देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, जब एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हेमी एसीटाइल बोलते हैं। आपको याद होगा, मैंने जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था तब मैंने रिएक्शन विथ एल्कोहल डिस्कस किया था। तो रिएक्शन विथ एल्कोहल में ROH और ड्राई HCl, जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन को ड्राई HCl में एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ये पाई बॉन्ड है और ये ब्रेक हो जाएगा और ये RO- और H+, ये H इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, OH और OR। जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ एल्कोहल रिएक्ट करता है ड्राई HCl में, तो जो प्रोडक्ट बनता है हम उसको हेमी एसीटल कहेंगे अगर ये एल्डिहाइड है तो। अगर ये एल्डिहाइड है तो ध्यान देना, और अगर ये कीटोन है, दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, कीटोन है, तब उस केस में हम इसको हेमी कीटेल बोलते हैं। ये जस्ट मैंने एक रिमाइंडर डाला आपको, जो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ये है। एक बार, क्योंकि ओपन चेन से ही हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, थर्ड कार्बन पर OH कहां, थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी राइट हैंड साइड पर। ये एनोमेरिक कार्बन है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला रेड वाला कार्बन एनोमेरिक है। अब होता क्या है कि यहां पर ये जो यहां पर क्या होता है, ये मैंने क्या कहा, कार्बन सब एक ही चेन में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन ये सारे sp3 कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से सीधा नहीं होता है कि CHO CHOH CHOH इस तरह से लाइन में नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऐसा बैंड खाया हुआ होता है ओपन चेन। तो ये यहां पर जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन और CHO आमने सामने आ जाता है, यानी जो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 और ये 6। तो फिफ्थ कार्बन का एल्कोहल
OH ग्रुप और ये आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। और ये देखो रिएक्शन दो है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे CO2 और गिनिया रिएजेंट में रिएक्शन हुआ, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहलिक KOH के बीच में रिएक्शन हुआ, गिनिया रिएजेंट की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुई। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, तो ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से फेवर करता है, तो क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल में जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है वो आपस में रिएक्ट करने लग जाते हैं। यानी जैसे यहां पर 5th कार्बन का OH और ये CHO, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, अंदर ही अंदर। ठीक है, एक जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, एक हम झगड़ा कर रहे हैं पड़ोसी के साथ और एक झगड़ा कर रहे हैं हम घर के अंदर, तो इसी तरह से ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही दो फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गया। तो ये जैसे यहां जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, या नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो H+ है वो यहां आ जाएगा, ये वाला H+ यहां आ जाएगा, और ये O नेगेटिव, और ये जो O नेगेटिव है बेटा, ये वाला जो O नेगेटिव है, पहले O नेगेटिव जोड़ देते हैं। ये पाई बॉन्ड इस तरह से तोड़ देता हूं मैं, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहां जुड़ जाएगा। यानी O- C1 कार्बन और O- के बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसका जो H+ है वो एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ O पर माइनस है, ये है। तो क्या बन जाएगा, ये जो बन जाता है बेटा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, केवल इसमें ये एक आज वाली क्लास है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्लास और फिर जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, बहुत स्कोरिंग सिंपल इजी चैप्टर है। नीट में तो स्पेशली इसका हर साल एवरी ईयर नीट में क्वेश्चन इसका है, मिनिमम वन पर वन से ज्यादा ही आता है, 1 2 3 4 5, और सारा मैंने नोट किया जितने भी क्वेश्चन है ना, और मोर एंड लेस एनसीईआरटी बुक की अगर कोई कंटेंट पूरा पढ़ लेता है तो एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है उसका। लेकिन वो अच्छे से डिटेल में उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे क्या कर लेते हैं, प्रॉपर रीडिंग नहीं करते, प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, रट लेते हैं, फिर उसको वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये देखो बेटा, अब क्या हुआ, अब ये वाला H, ये वाला H, ये 5th कार्बन वाला, देखो यहां पर C+ था, O- था, ये बॉन्ड टूट गया, C+ O-, H+, अब ये H+ मूव करके ये वाला रेड वाला H इधर आ गया, तो हटा दो। और अब ये जो O- और ये C है, ये मॉलिक्यूल यूं है तो ये O- और C+ आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है, यानी मैं ये O- कौन सा, इस कार्बन वाला, या OH, ये इसका H इधर आ गया और ये बॉन्ड बन जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। यानी एक तो C1 कार्बन का, ये C1 कार्बन समझो, यहां से समझो, ये C1 कार्बन और ये बॉन्ड बना रहे हैं, यानी ये सीधा बॉन्ड बन रहा है। अब मैं ना इसको बॉन्ड को कैसे बनाऊं, ये सीधा बनाऊं, ठीक है। यानी यहां पर कहने का मतलब मैंने ये इसको अलग से बता दिया, बाकी ये बॉन्ड यू सीधा बनता है, ठीक है। लेकिन हम मैंने इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, बुक के अंदर जो बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है, और हर बुक बहुत बार क्या होता है, ये कोई 2-3 बॉन्ड नहीं है बेटा, ये ठीक।
ये क्या है, मैं क्लियर कर दूं, वापस क्लियर कर देता हूं मैं। यहां पर देखो आप, ये C डबल बॉन्ड हो, CH2OH, ये बॉन्ड टूटा या प्लस या माइनस, ये फिफ्थ कार्बन का ये H, अब ये H यहां आ गया। और मैं क्या कर रहा हूं, मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये वाला प्लस और ये माइनस आमने सामने करीब करीब आमने सामने होते हैं, तो ये वाला ये आपस में बॉन्ड बना के न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये C1 और ये C, तो इस कुछ ये वाला बॉन्ड है बेटा, ये अब ये साइकिल बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑलरेडी 1 कार्बन तो था ही यहाँ, 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई ना, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन 6, तो ये एक 6 मेंबर रिंग बन गई, जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं। तो ये हो गया हमारा 6 मेंबर रिंग, ये 1 2 3 4 5 और ये है। तो हकीकत में देखा जाए तो ये बॉन्ड यू भी बना सकते हैं अपन, यू जोड़ दिया और यू जोड़ दिया, पर अपन है ना बुक के अंदर ऐसा ही लिखा हुआ है, तो ये कोई 1 2 3 बॉन्ड नहीं है, ये इस बॉन्ड को यू नहीं लिख के हम यू लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए और थोड़ा अच्छा लगता है स्ट्रक्चर से। तो ये इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हेमी एसिटल बन गया, साइक्लिक हेमी एसिटल बन गया, क्योंकि अल्कोहल और एल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ है, और एल्काइल और एल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम साइक्लिक हेमी एसिटाइल, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल से बनने वाला प्रोडक्ट अभी बताया हेमी एसिटाइल है, और इसमें ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब यहां पर क्या होता है कि इसके ना अब ये C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, ये जो हमारा C कार्बन है ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन पर रिएक्शन हुई, ठीक है। अब ये है ना, इसके फिर वापस 2 कन्फर्मेशन मिलते हैं, ये तो है हमारा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है, और अब इसको बोलते हैं, अच्छा अब इसमें क्या हो गया, इसके 2 आइसोमर बनते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो ये OH है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्री रोटेशन है, ठीक है। तो ये अगर ये वाला आइसोमर बन गया, वन 2 3 4 5 6 और ये ध्यान से देखो बेटा, सब समझ में आ जाएगा बेटा, और जो चीज जैसी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब जैसे फिजिकल बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ऑर्डनिंग में कुछ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आता है, और कुछ में फिर दिक्कत आती है। इनऑर्डनिंग में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत मजा आता है, ठीक है। DNA ब्लॉक पढ़ने में थोड़ा कम मजा आता है, P ब्लॉक थोड़ा परेशान करता है, तो ठीक है, दुनिया में हर तरह के चैप्टर है, जिस तरह से हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो हमारे को जो है कंटेंट उसको प्रॉपरली रीड करना है, क्योंकि एग्जाम में आता है, मैं इसलिए आपको बार बार समझाता रहता हूं कि अब जैसे बायोमोलिक्यूल में ये थोड़े स्ट्रक्चर बच्चों को अजीब लगते हैं, लेकिन क्या ये खाली 1 या 2 क्लास की प्रॉब्लम है, उसके बाद पूरा चैप्टर बहुत स्मूथ है। अब देखो, वो तो अभी आप आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ये हो गया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है बेटा OH का C1 कार्बन पर। तो देखो यहां पर OH कहां है, यहां पर OH है लेफ्ट हैंड साइड पर, एनोमेरिक कार्बन पर OH है लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहां OH है एनोमेरिक कार्बन पर राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो अब इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये वापस 2 तरह के हो गए, इसके जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो वापस 2 तरह के हो गए, ठीक है ना। तो इस वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर को तो मैंने क्या कहा है, D प्लस ग्लूकोज,
डी प्लस ग्लूकोज, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब एल्डिहाइड ग्रुप और फिफ्थ कार्बन का OH रिएक्शन करते हैं तो साइक्लिक हेमी एसिटाइल के 2 आइसोमर बनते हैं। अब इसमें OH राइट हैंड साइड है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में है तब हम इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब देखो, डी का मतलब पेलेंटिमेट कार्बन पर OH, डी का मतलब पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है कैपिटल डी, और स्मॉल एल के बारे में तो हम अच्छे से पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पिछली 2 क्लासों में बार बार बताया है मैंने। अब यहां पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी वापस 2 तरह का हो गया। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी वापस 2 तरह का हो गया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कब कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज तब कहेंगे बेटा जब एनोमेरिक कार्बन C1 कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर हो, और बीटा डी प्लस ग्लूकोज कब कहेंगे? जब C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर हो। और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को मैं ये बोल रहा हूं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इनको हम एनोमर्स कहते हैं। इन कार्बन को तो एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अगर आपको आ जाए कि ग्लूकोज के एनोमर्स कितने होते हैं तो आप लिखोगे इसके डी प्लस ग्लूकोज के एनोमर्स कौन से हो गए? 2 हो गए एनोमर्स। ठीक है, कौन से दोनों एनोमर्स हो गए बेटा? दोनों एनोमर्स हो गए, एक तो ये वाला एनोमर है और एक ये वाला एनोमर है। तो ये दोनों एनोमर हैं, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। ये भी एनोमर है और ये भी एनोमर है। अब इसका एक स्ट्रक्चर और भी है जिसको हावार्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हावार्ड बेंजीन टाइप 6 मेंबर रिंग को हम इस तरह से लिखते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल मैं कैसे बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर रिंग बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग बना रहा हूं। अब इसमें एक ऑक्सीजन है और 6 कार्बन है। इधर भी एक ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो बेटा, मैं बना रहा हूं वो ध्यान से देखोगे तो आप एग्जाम में 100% सही कर जाओगे। 6। अब मैं नंबरिंग डाल देता हूं। देखो इसको देख के ये बना रहा हूं मैं। अब हर कार्बन पर 2 वैलेंसी तो है, तो ऊपर नीचे कर देता हूं ये। यहां पर भी यही कर देता हूं मैं, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हेक्सागोनल बना दिया और एक टर्मिनल पे अब ये हो गया मेरा रेड कार्बन, यानी ये एनोमेरिक कार्बन ले लेता हूं मैं। ये मेरा C1 कार्बन, ये C1, तो ये अब ये हो जाएगा C2, C3, C4, C5, C6 और ये CH2OH, ये हमारा C6 कार्बन, ये वाला। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी मैं ले रहा हूं C1, C2, C3, C4, C5, CH2OH, C6। अब देखो इसमें क्या है कि बच्चे परेशान होते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। आप इसमें देखो आप किस तरह से बनाना स्टार्ट कर रहे हो। ये तो बन गया। अब इनको हावार्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहां, और यहां पर बनाऊंगा अल्फा डी। तो सबसे पहले ये देखो C1 और C3 कार्बन का OH एक ही साइड है। तो अगर आपने OH यहां पर नीचे रखा है C1 कार्बन पर, तो C2 पे
देखो C2 के जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा तो OH यहां आएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, फिर वापस ऊपर आ जाएगा। देखो C1 और C3 OH एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये देखो C1 को अगर नीचे रखा है तो C3 को OH, अगर ये वाला OH आप यहां रखते तो C3 का भी OH यहां रखते, फिर C2 का उलट जाता। अब देखो C2 का OH राइट में है और C4 का राइट में, यानी ये दोनों OH एक ही लाइन में आएंगे, तो C2 का और C4 का। तो ये देखो आप C2 का OH और C4 का मैंने ऊपर रखे, यहां C1 और C3 का नीचे रखा तो C2 और C4 का ऊपर रखा, वाइस वर्सा कर सकता हूं। पता कैसे चला? इस स्ट्रक्चर से कि C1 का OH ऊपर तो C3 का भी ऊपर, अगर C1 का नीचे रखता है तो C3 का भी नीचे रखता, पर नहीं रखा, अपन ने जो किया वही बोल रहा हूं। C1 का OH ऊपर रखा तो C3 का भी ऊपर रखा प्लेन से, ठीक है। और अगर मैंने C1 का नीचे रखा है, जैसे कि यहाँ नीचे रखा है, देखो नीचे रखा है, तो C1 का OH नीचे रखा है तो C3 का भी OH नीचे रखूंगा। अब C2 का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो C2 का OH ऊपर रहेगा तो C4 का भी ऊपर रहेगा। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो ये मेरा हावर्थ स्ट्रक्चर, मेरा नहीं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बन गया बेटा, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पर देख लो, तो यहां पर C2 C3 C4, ठीक है बेटा। यहां पर C2 C3 C4 का सॉरी C1 C2, C1 और C2, C1 C2 और C4 तीन OH एक ही साइड है, C3 का उल्टा है। तो अब जैसे यहां पर अपन ने जो किया वो ध्यान रखना है, और यहां पर मैंने OH कहां लिया है? नीचे लिया है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं नीचे ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर मैंने यहां पर इसको, अब आप ये आप इसको कंपेयर मत करो, इसको कंपेयर मत करो। अगर यहां पर आपने C1 पर OH नीचे लिया है तो C2 पर भी OH नीचे लोगे, C4 पे भी OH ऊपर लोगे और C4 पे और C3 पे ऊपर कर दोगे। और अगर आपने सपोज करो OH को यहां रख दिया आपने, तो H यहां आ जाएगा। अब देखो C1 और C2 का OH एक ही तरफ है तो यह OH यहां आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा। C4 का ये आ जाएगा, तो C1 C2 और C3 OH ऊपर। और अगर मैंने OH यहां रखा होता तो ये वाला OH भी यहां रखूंगा, फिर OH, ये ध्यान रखना। और C3 पे क्या हो जाएगा? ये तीनों एक ही तरफ है तो ये उल्टी डायरेक्शन में है, तो यहां पर ये ऊपर रखे हुए हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो है ना, आप बोलोगे अरे सर आपने जो डायग्राम, आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया वो एनसीईआरटी में डिफरेंट है। नहीं है डिफरेंट, बेसिकली अगर आपने इस स्ट्रक्चर को कैसे लिया है, अगर इसमें अपन को C1 C2 C4 यूं करो चाहे यूं करो एक ही बात हो जाएगी, लेकिन C1 C2 C4 OH ऊपर है रखने हैं तो C3 का नीचे। और अगर आपने C1 C2 और C4 के OH नीचे ले लिए हैं तो C3 का ऊपर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और इधर ऐसे लगाना भूल गया मैं, ठीक है। तो इनको हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। और मैं इसको उलट दूं तो भी वही वाली बात है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इसका हावर्थ स्ट्रक्चर है। तो इसको आपको ये बनाना, अगर आपने ये सीख लिया तो ये बनाना बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने क्या कहा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर वापस आपस में रिएक्ट करता है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होकर साइक्लिक हेमी एसिटाइल के अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज बना लेता है। अब ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों के तीनों जो मैंने अभी डिस्प्ले कर दिए, ये एनसीईआरटी बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जब ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है तो ये तीनों एक साथ होते हैं। और मैं क्लियर कर दूं, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के अंदर, अब मेरे को परसेंटेज तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन इसका परसेंटेज तो 1% से भी कम होता है, 99% दोनों होते हैं। अब जस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूं कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज 66% है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 33% और ये हो जाता है 1%, ठीक है ना। तो क्योंकि ज्यादा ये होता है, मुझे ये मालूम है, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये 2%, ये तो 1% लिख सकते हैं, ये 66 से थोड़ा सा वेरी कर सकता है और ये 33% से थोड़ा वेरी कर सकता है।
तो जो मेरे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है बेटा, उसमें ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन किए हुए रहते हैं। यानी अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो वो उसके अंदर क्या है, तो 1% तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, 66% अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है और 33% बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। तो मेजर कंपोनेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर के होते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से ये एल्डिहाइड ग्रुप की काफी सारी रिएक्शन नहीं देता है, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, यानी लेस रिएक्टिव, जो भी लेस रिएक्टिव या बल्कि रिएजेंट जितने भी हैं उनसे ओपन चेन स्ट्रक्चर की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वो उन रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। यानी ये वाला ग्रुप, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन कम है तो मतलब ओपन CHO हमारे पास बहुत कम है, और ओपन CHO बहुत कम होने की वजह से ऐसे रिएजेंट जो लेस रिएक्टिव हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, शिफ रिएजेंट्स, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इनसे रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है, ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। और इसके ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा में OH एनोमेरिक कार्बन पर राइट में है और बीटा में आप देख ही रहे हो लेफ्ट में है। तो ये तीनों एक साथ होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो समझ जाओ उसके अंदर ये तीनों हैं। मेजर कंटेंट अल्फा का है, उससे कम बीटा है और ओपन बहुत ही कम है, और ये इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। अच्छा, अब ये हावर्थ स्ट्रक्चर जो मैं अभी डिस्कस कर चुका बेटा, ठीक है। अब इसका जो हावर्थ स्ट्रक्चर आपने देखा, ठीक है ना, तो इन हावर्थ स्ट्रक्चर्स को हम पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, एक ये ऑर्डिक मॉलिक्यूल होता है, ये ऑर्डिक मॉलिक्यूल है, इस ऑर्डिक मॉलिक्यूल का नाम पायरेन है। इस ऑर्डिक मॉलिक्यूल का नाम क्या है? पायरेन है। दिस इज द पायरेन, ठीक है। तो पायरेन में क्या है? एक पायरेन क्या है? पायरेन बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग है, क्लोज रिंग है, जिसमें एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है। तो अभी आपने देखा मैं कोई एक स्ट्रक्चर बना दूं तो सिक्स मेंबर्ड रिंग है, तो अगर मैं इसको यूं लूं तो पायरेन, ये ऑक्सीजन, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH और ये CH, 2 डबल बॉन्ड है। और एक CH2 है। 1 2 3 4 5 CH CH के बीच में ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा बेटा। और ये ऑक्सीजन, ये CH, ये CH, नहीं सही लिखा था पहले मैंने। तो ये CH2 यहां है। तो ये एक ही बात है बेटा, आप इसको कंफ्यूज मत करो, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका हावर्थ स्ट्रक्चर देखें, चाहे एल्फ, तो हावर्थ स्ट्रक्चर भी मैंने ऐसे ही बनाया था। ये पायरेन है, पायरेन मॉलिक्यूल है। तो हावर्थ स्ट्रक्चर क्या था? तो हावर्थ स्ट्रक्चर यही था, ऑक्सीजन C और सब पे 2-2 वैलेंसी हैं। अब वो उसके, ठीक है, तो जैसे ये हो गया, तो मैंने जस्ट बना रहा हूं मैं अब उसको। जैसे मैंने तीनों ये ले लिए, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये हो गया, तो इसका जो स्केलेटन है, ये वाला स्केलेटन और ये वाला सेम है। तो इसीलिए इन हावर्थ स्ट्रक्चर को हम पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हावर्थ स्ट्रक्चर हैं, इन हावर्थ स्ट्रक्चर्स को हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? पायरेनोज। क्योंकि ये
पायरेन रिंग से रिसेंबल करता है, इसलिए इसको पायरेनोस रिंग भी बोलते हैं। और अब ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक और नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस। तो समझ में आ गया। और अगर बीटा होगा तो बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस आ जाएगा। तो ये पायरेनोस से रिसेंबल करता है, इस वजह से हम इसके ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पायरेनोस स्ट्रक्चर। तो वाई हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोस स्ट्रक्चर। तो हम पायरेन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखेंगे और लिखेंगे कि इसका जो रिंग है वो पायरेनोस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिसेंबल करता है, इस वजह से इसका नाम हम पायरेनोस देते हैं। खैर, तो 2 cyclic hemiacetal from glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 called anomeric carbon. Such isomer alpha form and beta form are called anomers. The 6-member cyclic structure of glucose is called pyranose structure in analogy with pyrene में ये डिस्कस कर चुका हूं, आप रीड कर लेना। अब हम आ रहे हैं बेटा फ्रुक्टोज पर। फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज भी बेटा इसी तरह से है। फ्रुक्टोज को हम कीटोहेक्सोज है, फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज है। फ्रुक्टोज क्या है बेटा, फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज है। और फ्रुक्टोज जो कीटोहेक्सोज है तो फ्रुक्टोज के भी स्ट्रक्चर उसी तरह से बनेंगे, ओपन चेन और फिर 2 क्लोज चेन। तो अब आपको समझ में आ गया है। मैं फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है और मोनोसेक्राइड है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, 3rd कार्बन पर OH लेफ्ट में, बाकी सब में राइट पर। इसमें ये इसका ओपन चेन 1 2 3 4 5 और 6। ये कीटो शुगर है, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है D माइनस फ्रुक्टोज। एक्चुअल में फ्रुक्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये वाला जो फ्रुक्टोज है जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो, दिस फ्रुक्टोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉरी लिवो रोटेटरी, माइनस लिखा है बेटा। ये कौन सा है, LEAVO, लिवो रोटेटरी, यानी इसमें से इसके सैंपल में से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जब फ्रुक्टोज में से जाते हैं। तो डी, इसीलिए हम D माइनस फ्रुक्टोज लिखते हैं। D का मतलब जो 5th कार्बन है, पेलेंटिमेट कार्बन है, वो उसका OH राइट हैंड साइड पर है। और इस माइनस का मतलब जब फ्रुक्टोज के सैंपल में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, यानी ये लिवो रोटेशन देता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, वही सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं, जिनको हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की, इवन देन केमिकल भी डिफरेंट रहती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी अलग है, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं किसी भी मेथड से, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया एक्सेट्रा। अब यहाँ पर भी जैसे हमने ग्लूकोज में देखा कि ग्लूकोज के एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और 2 क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी 2 ओपन चेन स्ट्रक्चर और 1 क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। अब ये आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा क्योंकि वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो यही है। ये 5th कार्बन है तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है 5th कार्बन का OH, और 5th कार्बन का जो OH है वो रिएक्ट करेगा, ये तो यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो 5th कार्बन का जो O- है वो C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन से जुड़ेगा। ये जो C2 कार्बन है ये है एनोमेरिक कार्बन, यह 1 नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा था, कार्बोनिल कार्बन का कार्बन एनोमेरिक होता है। तो फ्रुक्टोज के अंदर तो C2 कार्बन एनोमेरिक होगा, जबकि ग्लूकोज के अंदर C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन होगा।
रिएक्शन एनोमेरिक कार्बन पे होगा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप ये। अब ये कीटो है तो या हेमी एसिटाइल नहीं, हेमी केटिल, साइक्लिक स्ट्रक्चर हेमी कीटेल के बनेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी इसी तरह से दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और यहां पर ये रेड वाला कार्बन है 2 3 4 5 6 और 1 वाला, ये 1 वाला ले रहा हूं। और यहां पर ये OH आ गया, ये रेड वाला H, ये रेड वाला H, ठीक है। और उसी तरह से बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट यूं बन रहा है जैसे मैंने बताया था, लेकिन फिर बुक के सब बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है, ये ट्रेड ऐसे ही चल रहा है, तो हम उसको नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमको उसी तरह से चलना पड़ेगा जैसा कि बुक कह रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये OH आ जाएगा और ये H आ जाएगा, ठीक है। कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। तो ग्लूकोपाइरानोज में तो अल्फा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज में 6 मेंबर रिंग थी, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और यहाँ 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर भी OH राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी, ऊपर लिख देता हूं, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। फिर यहां पर आ जाएगा उसी तरह से बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी ये तीनों इक्विलिब्रियम बनाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर तीनों एक साथ होंगे और OH एनोमेरिक कार्बन का OH ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और इधर CH2OH हो गया, इधर OH हो गया, ये OH, ये OH और ये H, और यहां पर फिर हमारा ये उसी तरह से लिखना है। तो कुल मिला के वो सेम चीज ही है। अब ये बीटा हो जाएगा और ये जो नेमिंग है यहां OH कहां है, लेफ्ट पर है। अब ये दोनों एनोमर्स हो गए, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, ये हो गए। और ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है C2 कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। अब इनका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, उसी तरह से बनेगा। देखो वही रूल लगाएंगे, लेकिन जैसे पहले मैंने वहां ग्लूकोज के अंदर हेक्सागोनल लिया था, यहां पेंटागोनल लेंगे, इस तरह से 5। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, पहले कार्बन लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, और यहां पर भी वही 5 मेंबर रिंग है। ऊपर वाले को देख के लिखेंगे। तो अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एनोमेरिक कार्बन ये वाला, तो ये हमारा हो गया C2, C1 C2 C3 C4
C5 और C6, ठीक है, ये 6। अब देख लो आप, अब खाली यहाँ 3 OH है। अब C2 कार्बन पे जो OH लगा है वो C2 कार्बन का OH अगर नीचे है तो C3 का भी OH नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों OH एक ही साइड है, तो ये दोनों OH एक साइड आ गए, वही रूल। और ये OH यहां ऊपर ले लोगे, तो ये हावर्थ स्ट्रक्चर बन गया किसका? ये हावर्थ स्ट्रक्चर बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज का। और अगर यहां पर क्या हो गया, अगर मैं यहां OH अब मैं ऊपर ले लेता हूं, इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। अब यहां पर ये देखो C3 पर क्या है, ये OH उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां लिखेंगे, और फिर वापस ये OH 4th कार्बन पर एक ही साइड में है, तो एक ही साइड में लिख दिया। और ये तो कहीं पे भी लिख सकते हैं क्योंकि चेन से बाहर है वैसे ये, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो ये दोनों जो बॉटम में मिले लिखे वो इनके हावर्थ स्ट्रक्चर हैं। और बहुत, क्योंकि ग्लूकोज को समझने के बाद इजी हो गया, और ये चैप्टर बहुत इजी हो, इस क्लास के बाद ये चैप्टर बहुत इजी, इंटरेस्टिंग है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत स्कोरिंग है। खाली ये इस एक क्लास के अंदर ही हमको दिक्कत आती है, बाकी दिक्कत भी कोई नहीं है, स्ट्रक्चर है बस, ठीक है, जिनको हमको देखना है। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। हर टीचर ये बोलेगा पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर हैं। ये फ्रुक्टोज कीटोऑक्सस C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, आगे बढ़ लें, पढ़ा चुका ये। It also exists 2 cyclic forms which are obtained by the addition of OH at C5 to the CO group. The ring thus forms is 5-membered ring and is named as furanose. क्या बोलते हैं? क्योंकि फ्यूरेन रिंग से मिलती जुलती है। फ्यूरेन क्या होता है बेटा? फ्यूरेन ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फ्यूरेन बोलते हैं। तो मैं ये फ्यूरेन है बेटा, दिस इज कॉल्ड फ्यूरेन। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें आपने क्या देखा? फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा आपने कि 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। और इधर फ्यूरेन के भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या देखा आपने? फ्यूरेन के भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा? 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जो फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन थे और 1 ऑक्सीजन था, और फ्यूरेन में भी 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसीलिए हम उनको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेनोज, फ्रुक्टोज को फ्यूरेनोज। बहुत बच्चे बोलते हैं कंफ्यूजन हो जाता है सर पायरेनोज फ्यूरेनोज में। नहीं, एफ से एफ याद कर लो, फ्रुक्टोज फ्यूरेनोज। फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज, ठीक है, फ्यूरेन फ्रुक्टोज एक ही बात, ठीक है। अब ये इसके स्ट्रक्चर बता दिए मैंने, ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर, ये इसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर। बस क्लास ओवर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में डाइसैकराइड पढ़ेंगे। और ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज और ये बीटा डी, इनको फ्रुक्टोफ्यूरेनोज भी बोलते हैं अपन, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा डाइसैकराइड। देखो डाइसैकराइड ये, तो डाइसैकराइड के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब चैप्टर बहुत इजी हो गया क्योंकि मोनोसैकराइड समझ में आने के बाद, ठीक है, बहुत इजी हो जाता है चैप्टर। आप वीडियो को पॉज करके ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड डिस्कस करेंगे और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।